सर्वेभ्यो नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है। इसमें प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को कक्षाएं होती हैं और यह 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। पूर्णतः निःशुल्क है और 15 अक्टूबर से हमने प्रारंभ इसलिए किया है इसे क्योंकि 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमने प्राचीन लिपियों, अभिलेखों एवं पांडुलिपियों को पढ़ने एवं उन अप्रकाशित ग्रंथों को संपादन के उद्देश्य से इस कार्यशाला को प्रारंभ किया है। इसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 400 प्रतिभागी जुड़ रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप एक ग्रुप है और उसमें हम रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं। रिकॉर्डिंग से भी हमारे प्रतिभागी पढ़ रहे हैं और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसमें कई प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और जो बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बड़े अच्छे से उन्होंने ब्राह्मी एवं प्राचीन नागरी लिपियों को सीखा है और अब हम दो लिपियों को सीखने के बाद, इनके अभिलेखों को पढ़ने के बाद और नागरी लिपि की पांडुलिपियों का संपादन की विविध विधाओं पर चर्चा भी हमने किया और सामूहिक रूप से तथा स्वतंत्र रूप से भी हमने उन पांडुलिपियों को पढ़ने का प्रयास किया, उनसे सूचनाओं का संकलन किया है। लिप्यंतर भी कुछ जो है पांडुलिपियों का किया गया। अब हम आज से ग्रंथ लिपि प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो ग्रंथ लिपि है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण लिपि है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में नागरी लिपि का चलन रहा, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में ग्रंथ लिपि का चलन था और ताड़पत्रों पर लेखन के लिए ग्रंथ लिपि सबसे उपयोगी लिपि है। आज भी यदि आप भारत भर के ग्रंथालयों में, प्राचीन भंडारों में देखेंगे तो आपको उत्तर भारत के भंडारों में कागज पर लिखी हुई नागरी लिपि की पांडुलिपियां अधिक मिलेंगी। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के भंडारों में ताड़पत्रों पर लिखी हुई ग्रंथ लिपिबद्ध पांडुलिपियां अधिक मिलेंगी। और इसका नामकरण को हम देखें तो ग्रंथ नाम इसका जो है संस्कृत ग्रंथों के लेखन के लिए इस लिपि का आविष्कार हुआ, इसीलिए इस लिपि का नाम ग्रंथ लिपि ऐसा पड़ा। दूसरा, इस लिपि के जो अक्षर हैं उन अक्षरों की आकृति भी ग्रंथी आकार की है, थोड़ी गोल मटोल है, श्रोरेखा नहीं होती है देवनागरी की तरह या नागरी की तरह। क्योंकि ये ताड़पत्रों पर लिखने के लिए यह लिपि बनाई गई, इसलिए इसके अक्षरों को थोड़ा गोलाकार रूप में आकार दिया गया। उसका कारण ये भी था कि जो ताड़पत्र होते हैं उन ताड़पत्रों में जो है जो रेसे होते हैं वो ऐसे सीधे सीधे होते हैं और उसमें यदि शिरोरेखा लगा करके आप लिखेंगे तो उसके रेसे टूट जाएंगे और ताड़पत्र जो है जल्दी नष्ट होने की संभावना रहती है। जैसे मैं एक ताड़पत्र आपको एक बना करके बताता हूं। दरअसल ताड़पत्र लंबाई में अधिक होते हैं, चौड़ाई उसकी ताड़पत्र की कम होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, हम एक ताड़पत्र इस प्रकार से लंबा होगा और ये उसका लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन और बीच में यहां पर एक छेद होगा। इस प्रकार से एक छेद होगा जिसको छिद्रक कहते हैं और इसी छिद्रक में रस्सी प्रो करके उन सभी ताड़पत्रों को जो है कस करके बांध करके सुरक्षित रखने की परंपरा थी। ऊपर नीचे एक एक लकड़ी का पुट्ठा लगा देंगे और उसको कस के बांध देंगे। इसीलिए हमें वो श्लोक मिलता है पांडुलिपियों में, तैलाद रच्छेद जलाद रच्छेद रच्छेद शिथिल बंधनात्।
पर हस्ते न दातव्यम एतद वदति पुस्तिका। इसकी तेल से रक्षा करें, जल से रक्षा करें, और शिथिल बंधन से रक्षा करें। क्योंकि उस समय बाइंडिंग का एक यही सिस्टम था, बांध करके ग्रंथों को रस्सी से कस के बांध करके रखते थे। प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो उन यदि उसको शिथिल बंधन, आपका बंधन यदि शिथिल हो गया, तो उसमें नमी लग सकती है, भेज उन ताड़पत्रों में लग सकता है, दीमक लग सकती है, सिल्वर फिश लग सकता है। इसलिए हमेशा उनको कस करके बांध करके रखने के लिए कहा गया। और देखिए, विशेषता ग्रंथ लिपि की एक और है कि इसको ताड़पत्रों पर दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिखी हुई मिलती है। खोद करके लिखते हैं ताड़पत्रों में स्टाइलस से, और जो है लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ही साइडों में उसमें अक्षर खुदे हुए आपको ताड़पत्रों पर मिलेंगे ग्रंथ लिपि के। और यह लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जिस प्रकार से ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। और ये भी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। ब्राह्मी लिपि को समस्त भारत की समस्त लिपियों की जननी भी कहा गया है। और जब ब्राह्मी लिपि से लिपि का लगभग चौथी पांचवी शताब्दी में उत्तर और दक्षिणी प्रवाह जब होते हैं, तो उस दक्षिणी प्रवाह में ये ग्रंथ लिपि जो है निकल करके आती है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ लिपियों का के विषय में हम देखते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। जी। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है, लगभग पांचवी शताब्दी के आसपास इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। और इसको कुटिल काल में आप देखेंगे, पांचवी शताब्दी के तुरंत बाद अ, जो कुटिल ब्राह्मी आती है, उस कुटिल ब्राह्मी में अक्षरों की आकृति कुटिलाकार हो जाती है। अर्थात कुटिल राजाओं के समय में अक्षरों की आकृति कुटिलाकार हो जाती है, यानी कि अक्षर थोड़े घुमावदार, थोड़े से टेढ़े मेढ़े, थोड़ी सी अक्षरों में शिरो रेखा लगा करके जो है हमें लिखने की परंपरा देखने को मिलती है। और उसी कुटिल ब्राह्मी से फिर अ, उत्तरी एवं दक्षिणी प्रवाह निकल करके आते हैं, जिसको आप नॉर्थ इंडियन ग्रुप, साउथ इंडियन ग्रुप इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। और साउथ इंडियन ग्रुप में ही एक जो है बट्टे लित्तू एक लिपि का आविष्कार होता है, जो फोर्थ सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी एडी के आसपास की लिपि है। और इधर ग्रंथ, संस्कृत के ग्रंथ लिखने के लिए फिफ्थ सेंचुरी में ही ग्रंथ लिपि का आविष्कार होता है। और ग्रंथ लिपि के साथ साथ कदम्ब लिपि भी चलन में आती है। और इस वट्टेलित्तु और ग्रंथ लिपि से तमिल लिपि आठवीं शताब्दी के आसपास चलन में आती है। और 13वीं शताब्दी के आसपास मलयालम लिपि चलन में आती है। उसी प्रकार से साउथ इंडियन ग्रुप में ही कदम्ब लिपि से ओल्ड ओल्ड कन्नड़ा लगभग 10th सेंचुरी के आसपास। और फिर उससे ओल्ड कन्नड़ा के भी दो विभाग होते हैं, जिसमें कन्नड़ा लिपि और तेलुगु लिपि 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास इस प्रकार से ये दो लिपियां चलन में आती। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में यह ग्रंथ लिपि पांचवी छठी शताब्दी के आसपास ब्राह्मी लिपि से जो है एक आ, अलग रूप लेकर के उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से उत्तरी भारत में जो नॉर्थ इंडियन ग्रुप है, उसमें कुषाण पीरियड में थर्ड सेंचुरी में ब्राह्मी का स्वरूप चलता है। और गुप्त काल में ब्राह्मी चल रही होती है।
उस गुप्त ब्राह्मी से सिद्ध मातृका लिपि निकलती है लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास। ये ईसा के पश्चात, ईसवी विक्रम संवत कह सकते हैं, उसमें 6वीं 7वीं शताब्दी में सिद्ध मातृका लिपि नॉर्थ रीजन में जन्म लेती है। और उसी समय 8वीं शताब्दी के आसपास शारदा लिपि का चलन प्रारंभ होता है। और इस शारदा लिपि से फिर टाकरी। टाकरी और लैंडा। लांदा लांदा लिपियां निकल करके आती हैं। और टाकरी से डोगरी लिपि निकलती है, जो अभी आपके कश्मीर की जो है लिपि है। कश्मीर में अभी भी इसका चलन है। शारदा लिपि का भी चलन उस समय ज्यादातर कश्मीर में रहा। अभी भी आप देखेंगे तो शारदा लिपि की लगभग पूरे भारत में 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां शारदा लिपि में लिखी हुई मिलती हैं। और इधर सिद्ध मातृका से ही 8वीं शताब्दी के आसपास आ, नागरी लिपि भी निकलती है। तो नागरी और शारदा जो है, ये दोनों बहनें हैं। शारदा बड़ी बहन कह सकते हैं, नागरी को छोटी बहन कह सकते हैं। दोनों ही लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास की लिपियां हैं। और इस नागरी और लांदा से फिर जो है गुरुमुखी 16th सेंचुरी में गुरुमुखी मुखी लिपि का आविष्कार होता है। ये भी अभी पंजाब और कश्मीर के क्षेत्रों में प्रचलित है, चलन में है। और फिर नागरी लिपि से एक नंदी नागरी निकलती है 11वीं सेंचुरी के आसपास, लेकिन ये साउथ इंडिया में, उत्तर भारत में जिस प्रकार से नागरी लिपि थी, ऐसे ही दक्षिण भारत में नागरी लिपि जैसी एक लिपि और बनाई गई और नाम दिया गया नंदी नागरी लिपि। फिर 13वीं शताब्दी में थोड़ी जो है प्राचीन नागरी से थोड़ी सी उसमें अक्षरों में की बनावट में, मात्राओं में परिवर्तन करके जो है एक ये लेट नागरी, प्राचीन नागरी इसको कह सकते हैं। और 13वीं शताब्दी के आसपास ही फिर आसामी निकल के आती है नागरी से, बंगला लिपि निकलती है, और उड़िया लिपि निकलती है, गुजराती लिपि निकलती है। तो इस प्रकार से हमने इस सब को उत्तर भारत का ग्रुप ऐसा दिया। अगर यदि आप 2 ग्रुप बनाए, उत्तर और दक्षिण भारत के, दक्षिण उत्तरी लिपि दक्षिणी लिपि, ब्राह्मी के 2 रूप यदि 2 विभाग करें, तो आपको इस प्रकार से ये जो है एक डायग्राम देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ गए कि ये जो ग्रंथ लिपि है दक्षिण भारत की लिपि है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से ताड़पत्रों पर संस्कृत के ग्रंथ लेखन के लिए इस लिपि का आविष्कार किया गया। संस्कृत के ग्रंथ लिखने के लिए यह है 100% जो है वैज्ञानिक उपयोगी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। सभी संस्कृत भाषा के व्याकरण के सभी अक्षरों के लिए, सभी ध्वनियों के लिए इसमें अक्षर हैं। और इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ताड़पत्रों पर स्टाइलस के माध्यम से खोद करके लिखा जाता है। तो हम एक बार ग्रंथ लिपि के कुछ अक्षरों को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये ग्रंथ लिपि के अक्षर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जी। क है, ये ख है, ये ग, घ, ग। स्वरों को भी बताऊंगा मैं। ये व्यंजन वर्ण है च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड। अब देखिए ठ बिल्कुल ब्राह्मी जैसा है। ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। तो ये है आपकी ग्रंथ लिपि के व्यंजन वर्ण। और ग्रंथ लिपि का एक ताड़पत्र देख लीजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है ताड़पत्र।
जी सर। जी। तो यहाँ पर अक्षरों को खोद करके लिखा हुआ है। ठीक है। स्टाइलस एक लोहे की नुकीली कील से और ताड़पत्र पे दोनों तरफ लिखा होगा। ताड़पत्र लंबाई में अधिक होते हैं, इसकी चौड़ाई कम होती है। ये ग्रंथ लिपिबद्ध ताड़पत्र हैं। और ये हैं अष्ट अष्ट अष्टमंगल, अष्टमंगलम। और पं, ये प है। पंचा, ये आ की मात्रा पंचा, य में उ की मात्रा, ये ध और अनुस्वर पंचायुधम। यहां भी देख सकते हैं। अष्ट मूर्धन्य श, नीचे ट, म, अनुस्वार ग, ल और आ, नी, अष्टमंगलानी। अब देखिए इसमें जो है अनुस्वार ब्राह्मी की तरह अक्षर के बाद लग रहा है। दिखाई दे रहा है ये अष्ट, म और अनुस्वार। और लौ में आ की मात्रा ला, लेफ्ट साइड में। और ये नौ में ई की मात्रा। खैर हम ये पूरी लिपि को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप एक सामान्य सा रूप देख सकते हैं। अनुस्वार इसमें ऐसा गोल है। नागरी लिपि में जैसा है वैसा ही है। और ये विसर्ग है, दो गोला। और आप देख सकते हैं ये भी एक ताड़पत्र है, बीच में ये जो छेद किया गया है ये छिद्रक है, जिसमें रस्सी प्रो करके इस इन पूरे ताड़पत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। और यहाँ लेफ्ट साइड में जो है ये नंबर है, ये पेज नंबर है। ओके। अब ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में, ग्रंथ लिपि की पांडुलिपियों में विशेष रूप से हमको जो पेज नंबर है वो यहाँ लेफ्ट साइड में मिलता है। और कागज की पांडुलिपियों में, नागरी लिपि की और ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में आपने देखा कि पेज नंबर राइट साइड में मिल रहा था, फोलियो नंबर जो है हमको राइट साइड में मिल रहा था। और यहाँ ग्रंथ लिपि में के पांडुलिपियों में लेफ्ट साइड में पेज नंबर लिखने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। ओके। तो ये है प्र, जैसे ये प्र है, ये थ है, म है। प्रथम ये क, आ की मात्रा का, न और ड अनुसार प्रथम कांडम, प्रथम कांडम। ये द्वितीय कांडम, तृतीय कांडम। ये जो है वो किस पेज पर वो ग्रंथ का आ, जो है अध्याय है, वो प्रथम कांड किस पेज पे है, द्वितीय कांड किस पेज पर है, तृतीय कांड किस पेज पर है। ये एक प्रकार से इंडेक्स है। ओके। तो जी। आप देख सकते हैं अक्षरों को यहाँ खोद करके लिखा हुआ है। ओके। तो अब हम ग्रंथ लिपि के स्वर वर्णों का अभ्यास करते हैं। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अ, और ग्रंथ लिपि का इतिहास एवं इसका अ, अन्य जानकारियां जो हैं मैं आप लोगों को हमारे ग्रुप में भेज दूंगा। अभी मैंने संक्षेप में सिर्फ ग्रंथ लिपि के का जो है थोड़ा सा आपको उद्भव एवं विकास बताया है। और बाकी का मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा। आप पढ़िएगा, कहीं कोई कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछिएगा। तो हम लोग स्वर वर्णों का अभ्यास करें। जी। जी। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। जी सर। जी। तो पहला अक्षर है अ। ओके। मैं यहां देवनागरी में भी लिखूंगा जो अ है। अब देखिए ग्रंथ लिपि में ज्यादातर अक्षर एक सिंबल है, ये ऐसा, इस सिंबल से बनेंगे। ये एक चिन्ह है। इस चिन्ह को जरा ध्यान से देख लीजिए।
इससे बहुत सारे अक्षर आपको ग्रंथ लिपि के बन जाएंगे। कई बार ये ऐसा भी मिलेगा आपको, थोड़ा ऐसा। ओके। जी। तो ये आकृति बना करके और फिर इसमें दूसरा और हिस्सा जो है अक्षर का जोड़ा जाएगा, और जो है आपका अक्षर बन जाएगा। जैसे आपको अ लिखना है, तो पहले ये बनाया, फिर से बता रहा हूं, एक स्टैंडिंग लाइन जैसा खींचिए, और यहीं से वापस जाइए और इसको ऐसे सीधा खींच दीजिए। ओके। और यहां फिर बीच में से वापस एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए, और इसको ऐसे गोला खींचिए। ओके। और ये ऐसे, यहां से ऐसे घुमा करके इसको ऊपर बढ़ा दीजिए। फिर से लिख रहा हूं मैं। देखिए, एक ये आकृति बना ली हमने। ओके। फिर बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन ला करके लेफ्ट साइड में इसको गोला बनाया, और राइट साइड में गए, और राइट साइड में फिर से यहां एक छोटा सा गोला बना दीजिए, और ऊपर में एक ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अ। ओके। कई प्रकार इसके हो सकते हैं। ये ऐसा भी, ऐसे भी लिखा जाएगा। जब हम कर्सिव में लिखेंगे तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे। देखिए। ओके। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। अच्छा, यहाँ बेटा वो खिड़की खोलो जरा। पापा नीचे देखो। तो यहां लिख रहा हूं मैं फिर से। ऐसा एक सिंबल बनाया, और बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन ला करके इसको गोला किया, और यहां से भी राइट साइड में गोला कर दिया, और ये जो हिस्सा है इसको ऊपर बढ़ा दिया। ओके। ये हो जाएगा आपका अ। नहीं नहीं, बंद करो, बंद करो, पाठ बंद कर दो। बंद कर दो, या फिर ये पर्दा लगा दो। थोड़ा सनलाइट आ रहा है, दिख नहीं रहा। लिख लिया आप लोगों ने? जी। अच्छा, हमारा ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो हम लोग स्वर वर्णों का तो कम से कम अभ्यास कर ही लेंगे। थोड़ा वो वाली खिड़की भी बंद करो। वाली बंद करो। ठीक। आगे बढ़े हम लोग। जी। जी। जी सर। हम्म। ये अ हो गया। बड़ा अब बड़ा आ लिखने के लिए आपको, ये बड़ा आ लिखना है, तो फिर से आप अ बनाइए ऐसा, और ये गोला को इधर लेफ्ट लाइए, और ये ऐसे अ बनाया, और इसमें नीचे में एक और चंद्र आकार जैसा ऐसा खींचिए। तो ये हो जाएगा आपका आ। लाइट जलाओ बेटा। नहीं नहीं, बंद करो। बंद। नहीं, उसको भी बंद करो। बस। वो वाली खिड़की खोलो, पीछे वाली खिड़की खोलो। लिख लिया? हम्म। हम्म। यहाँ दिखेगा। देखिए, फिर से लिख रहा हूं मैं। ये ऐसा एक आकृति बना करके इसको गोला कीजिए, और राइट साइड में ले जाइए, फिर राइट साइड में यहाँ से एक और गोला बनाइए, और यहाँ एक ऊपर की ओर एक स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अ। और अ में नीचे एक अर्धचंद्राकार जैसा ऐसा आकृति बनाइए।
तो ये हो जाएगा आपका आ। ओके। मैं फिर से लिख रहा हूं, ऐसा भी अ, और इसी अ को नीचे में एक चंद्राकार जैसा ऐसा राइट टू लेफ्ट एक ऐसा आकृति बनाइए, और ये आपका आ हो जाएगा। ओके। आगे बढ़े हम लोग। तो ये आ हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? जी जी जी। सर। हम्म। अभी ई, ह्रस्व इकार। तो ये ई जो है, ऐसा लेफ्ट साइड से एक गोला बनाइए, ऐसा। और ये गोला बना करके आप ऐसे लाइए। ओके। और फिर इसको और ऐसा घुमाइए, और यहां से फिर लेफ्ट साइड में ऐसे घुमा करके ले आइए, इसके नीचे यहां तक। ओके। और फिर थोड़ा सा नीचे ला करके इसको राइट साइड में ले आइए, ऐसा। तो ये हरस्विका है। एक प्रकार से एक बतख जैसा बनाइए, ऐसा एक बतख जैसा बनाया, और उसको कुर्सी पे बैठा दिया। फिर से बता रहा हूं, ऐसा एक बतख जैसा बनाया, वापस लाए, और लेफ्ट से फिर राइट में चले गए आप। तो ये हो गया आपका ई। फिर से लिख रहा हूं, ऐसा एक बतख जैसा बनाइए और उसको कुर्सी पे बिठा दी। अच्छा, यहां नहीं दिख रहा है, यहां लिखता हूं। बतख जैसा बनाया और उसको कुर्सी पे बिठा दिया इस प्रकार से। देखिए फिर से, एक गोला और एक राउंड लेफ्ट टू राइट, फिर एक और राउंड लेफ्ट टू राइट, फिर इसको वापस ले आए लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट से फिर राइट में ले गए। इस प्रकार से आपका ई हो जाएगा। एक प्रकार से आप अंग्रेजी के जो है एम जैसा बना लीजिए, ऐसा ये एम जैसा हुआ ना, इसको नीचे इसके एक कुर्सी जैसा लगाना है। ओके। ठीक है। हो गया। जी जी, तो ये जी सर। आपका ह्रस्व इकार। अब दीर्घ ई। दीर्घ ई, बड़ा ई लिखने के लिए आपको फिर से एक, वही जो सिंबल, एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको राइट साइड में ऐसे ले गए, और यहां से एक ऐसा चिन्ह बनाइए। फिर से बना रहा हूं, एक स्टैंडिंग लाइन, इसको राइट साइड में सिरोरेखा जैसा ऐसा खींचा, और यहाँ बीच से एक अंग्रेजी के यू जैसा इसमें जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका बड़ा ई। बड़ा ही सरल है। फिर से लिखता हूं, एक स्टैंडिंग लाइन, राइट साइड में फिर एक शिरोरेखा जैसा बनाया, और इसमें बीच में एक ऐसा यू जैसा ये बनाया। हाँ, इसमें बीच में यहाँ एक बिंदी भी जोड़िएगा, ऐसे दोनों तरफ, ये तो ये आपका बड़ा ई होगा। अब देखिए,
ब्राह्मी लिपि में भी ये बिंदी थी। ब्राह्मी लिपि में बड़ा ई कैसे लिख रहे हैं, दीर्घ ईकार, ऐसा चार बिंदी बना करके। ये ब्राह्मी का दीर्घ ई है ना। जी जी जी। तो यहाँ ग्रंथ लिपि ने भी ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मी से लिया। ओके। अभी 4-5 मिनट बाद हमारी मीटिंग शायद समाप्त हो जाएगी, फिर हम कल जुड़ेंगे। आप लोग घर पे अभ्यास कीजिएगा। जितने अक्षर लिखे जा सकते हैं मैं लिखता हूं। फिर है ऊ। ह्रस्व उकार। ओके। तो जो ऊ है, एक बतख जैसा बनाइए ऐसा। ओके। और इसको लेफ्ट में ऐसे ला करके थोड़ा स्टैंडिंग लाइन जैसा बनाइए, और राइट साइड में ऐसे नीचे से खींच दीजिए। तो ये हो गया आपका ह्रस्व उकार। फिर से बता रहा हूं, एक ऐसा बतख जैसा बनाइए और इसको ऐसे बिठाइए। कई बार ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी। ओके। ये भी ऊ है। और कई कभी कभी ये इतना। तो आपको ऊ के कई प्रकार मिल जाएंगे, ऐसा भी ऊ मिल जाएगा। ओके। तो ये हो गया आपका ऊ। आगे बढ़े हम लोग। जी दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ बनाने के लिए फिर से ये छोटा ऊ बनाइए। छोटा ऊ बना के इसके पीछे एक अंग्रेजी के ऐसा एन जैसा बनाना है आपको। ऐसा, ऐसा। ये हो गया आपका दीर्घ ऊ। मैं फिर से बना रहा हूं। ऐसा एक बतख जैसा बनाया, और ऐसा एक अंग्रेजी के एन जैसा बनाया, और ये हो गया आपका दीर्घ ऊ। ओके।